of optimum utilization of resources. Okay. Okay, chaliye next, macroeconomics. It is related with the principles and policies. It is related with the principle and policies to attain full employment. To attain full employment. ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हमने कल भी देखा, इकोनॉमिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड व्हाट? ओकेनोमिया. ओके, अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो जब भी पढ़ेंगे, जब भी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, तो हर इंडिविजुअल किससे कंसर्न होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एवरी इंडिविजुअल, फिर वो प्रोड्यूसर हो कि कंज्यूमर हो, उसका मेन कंसर्न क्या होता है? कैसे वो जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उसे वो क्या कर सके? ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सके. गॉट इट? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद व्हाट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. पर जब हम मैक्रो की बात करते हैं, जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, तो पूरी कंट्री में जो मेजर कंसर्न है, जो मेजर चीज जिसके बारे में सोचना है, वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट. अब फुल एम्प्लॉयमेंट किसका? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज जैसे लेबर, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिले. जितने भी रिसोर्सेज है, मनी है, लैंड है, उसका क्या हो? फुल एम्प्लॉयमेंट हो, वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड रहे, कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं हो. गॉट इट? तो वापस से देख लेते हैं क्या बोलता है माइक्रो. माइक्रो बोलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो. गॉट इट? पर मैक्रो बोलता है जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको काम पर लगा दो. दैट इज व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट. गॉट इट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज को अच्छे से वाइजली यूज करो, सोच समझकर यूज करो. बट मैक्रो में फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री में सबको काम पर लगा दो. गॉट इट? समझ में आ गया सबको? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर. लिखिए, इन माइक्रो the instruments or tools are demand and supply. The instrument or tools are demand and supply. And in macro, the instruments or tools are, in macro, the instruments or tools are aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand and aggregate supply. ओके, तो माइक्रो में टूल्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल की डिमांड नहीं पढ़ते, हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एग्रीगेट डिमांड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम यानी डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द कंट्री, demand of all the producers in the country, क्या supply of all the producers in the country. तो हम क्या पढ़ते हैं माइक्रो में? डिमांड और सप्लाई किसी एक इंडिविजुअल की, और मैक्रो में पढ़ते हैं हम डिमांड और सप्लाई रिलेटेड टू दी एंटायर इकोनॉमी. गॉट इट? ठीक है, नॉड योर हेड अगर समझ में आ गया है तो. समझ में आ गया है? ओके, नेक्स्ट डिफरेंस राइट डाउन. It uses slicing method. Slicing
SLICING, स्लाइसिंग मेथड. एंड मैक्रो में लिखिए it uses lumping method, LUMPING, lumping method. ओके, नाउ व्हाट इज स्लाइसिंग मेथड? हम कोई भी फ्रूट काटते हैं तो छोटी छोटी स्लाइसेस में काटते हैं, ठीक है? तो ये वही स्लाइस है. स्लाइस मतलब हमने इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. गॉट इट? और लंपिंग मतलब, लंपिंग यानी क्या? जब हम मुट्ठी भर कुछ उठाते हैं, मुट्ठी भर उठाते हैं, हमने सबको साथ में समेट लिया. Taking all the units of economy together is called as what? Lumping method. समझ में आया? स्लाइसिंग मेथड मतलब, स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या? जल्दी बता दो. स्लाइसिंग यानी डिवाइडिंग द इकोनॉमी इनटू स्मॉल पार्ट्स, इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंप कर दिया. लंप कर दिया यानी सबको साथ में इकट्ठा. वी हैव गैदर्ड ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स टुगेदर. क्लियर? गॉट इट? समझ में आया? नॉड योर हेड फास्ट, जल्दी से. यस, ओके. सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट डिफरेंस. राइट डाउन. इट यूजेस partial equilibrium analysis. It uses partial equilibrium analysis. Partial equilibrium analysis. And next में लिखिए मैक्रो में it uses general equilibrium analysis. It uses general equilibrium analysis. ओके, तो अब समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. वहां पर ब्रैकेट लगा लो जहां पर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस लिखा है, ब्रैकेट. Write down its meaning. Presenting the relationship between two economic agents, assuming all other agents to be constant. Assuming all other agents to be constant. ओके, अब ये इजी नहीं है, यहां से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, ध्यान से समझना. सी, व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है. एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, there is inverse relationship between price and demand. प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है. क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है? प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है, ठीक है? तो अब इसमें हमने क्या ले लिया? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस किया है? प्राइस और डिमांड. और बाकी सारे फैक्टर्स जैसे कि इनकम हो गई कंज्यूमर की, जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, इन सबको हमने क्या एज्यूम कर लिया? कांस्टेंट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी किन्हीं दो एजेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि बाकी जो सारे एजेंट्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट. समझ में आया? वैसे ही सप्लाई के साथ करते हैं. देयर इज कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई.
प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी चीजों की बढ़ती है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी जितने भी फैक्टर्स इकोनॉमी में हैं उन सबको क्या एज्यूम कर लिया, कांस्टेंट। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब जब भी आप किन्हीं दो वेरिएबल्स में क्या बता रहे हो, रिलेशनशिप बता रहे हो, तो बाकी सारे फैक्टर्स धुंधले हो गए, बाकी सारे फैक्टर्स को आपने बैकग्राउंड में छोड़ दिया, बाकी सारे फैक्टर्स को आपने एज्यूम कर दिया कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। गॉट इट? समझ में आई बात? कम ऑन, नॉड योर हेड इफ यू गॉट, और जिसे नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन रिपीट अगेन। सबको समझ में आ गया? यू पीपल आर नॉट, अपने हेड्स तो नॉट करो, आ गया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? मैम क्या समझा रहे हो, आज तो बिल्कुल भी नहीं झेला रही है क्लास, आज तो मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा ही है पर हम बोल नहीं सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, यस, सो आरकी, यस आरकी, अनम्यूट योरसेल्फ। आरकी हैज रेज्ड हैंड्स। यस आरकी, क्या हुआ बेटा, नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? यस आरकी, कहाँ गए आरकी? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? आरकी, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग आस्क। नहीं आरकी को कुछ नहीं पूछना, ठीक है? तो ओके, मैं सबके लिए रिपीट कर देती हूँ। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब जब भी किन्हीं दो वेरिएबल्स में क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है, क्या एज्यूम करके कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट। गॉट इट? चलिए जनरल इक्विलिब्रियम में आ जाइए। प्रेजेंटिंग the relationship between all the economic variables, presenting the relationship between all the economic variables together, all the economic variables together without assuming any factor to be constant, without assuming any factor to be constant. ओके, तो क्या था जनरल इक्विलिब्रियम? मतलब जब भी हम किसी एक चीज का इफेक्ट सब पर कैलकुलेट करते हैं, हर सेक्टर पर कैलकुलेट करते हैं, विदाउट एज्यूमिंग कि कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, तो अनएम्प्लॉयमेंट होने से पूरी इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर इफेक्ट पड़ेगा? क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पीपल के पास, लोगों के पास इनकम नहीं होगी, तो ये इनकम क्या हो गई? कम हो गई। अब इनकम नहीं है लोगों के पास तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, वो गुड्स खरीदने नहीं जाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई। जब डिमांड नहीं होगी गुड्स की तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी क्या हो गया? कम हो गया। जब लोगों को गुड्स प्रोड्यूस नहीं करना है तो लोग अपने यहाँ से जो लेबर्स हैं उनको निकालना शुरू कर देंगे, तो इट विल ऐड टू फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या हुआ? मैंने एक चीज का इफेक्ट यानी अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट सारे फैक्टर्स पर एक साथ बता दिया, बिना किसी फैक्टर को क्या एज्यूम करे? कांस्टेंट। समझ में आया? क्लियर है? जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताते हैं रिलेशनशिप तो किसी दो चीज का रिलेशनशिप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देख लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर देना इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी एक इवेंट जो इकोनॉमी में हुआ है उसका रिलेशनशिप सारे फैक्टर्स पर बताना, ये एज्यूम नहीं करना कि कोई भी फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? कि बिल्कुल सर से ऊपर जा रहा है, ओवर द हेड, बाउंसर तो नहीं जा रहा? आया समझ में? ओके, हु विल एक्सप्लेन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? क्या होता है पार्शियल? पार्शियल तो इजी। यस, धवल हैज रेज्ड हैंड। यस, नहीं कुछ नहीं? ओके, हाँ ओके, वेट, यस, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, can you explain with another example?
another example for partial equilibrium की general equilibrium. जनरल इक्विलिब्रियम. ओके, जनरल इक्विलिब्रियम. चलिए जनरल इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं. राइज इन दी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ गई हैं. अब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाएंगी मतलब डिमांड पूरी इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? डिमांड ऑफ गुड्स कम हो जाएगी. अगर डिमांड ऑफ गुड्स कम हो जाएगी तो क्या होगा? लोग गुड्स नहीं खरीदेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में कम हो जाएगा. अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप होगा. समझ में आया? लोगों के पास पैसा नहीं होगा. लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो फिर वही सारा कंप्लीट एक छोटी सी चीज का पूरी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है. समझ में आया? अभी पहले मैंने अनएम्प्लॉयमेंट लिया था, अब मैंने प्राइसेस बोला. प्राइसेस बढ़ गई तो लोगों के पास लोग खरीदने नहीं जाएंगे. लोग खरीदने नहीं जाएंगे तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा. प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों की जरूरत नहीं होगी. लोगों की जरूरत नहीं होगी तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो ये क्या था? एक चीज का एग्जाम्पल, एक चीज का इवेंट पूरे इकोनॉमी पर क्या करता है? इफेक्ट डालता है. उसे हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम. गॉट इट? ओके, एनीवन एल्स? हाँ, डाउट सॉल्व? ओके, एनीवन एल्स हैविंग डाउट? चलिए, तो ये तो हुई बात किसकी? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब ये जो पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम है, योर सिलेबस इज जस्ट लिमिटेड टू देयर नेम्स. आपके सिलेबस में सिर्फ इनके नाम है, इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है. ठीक है? तो मैंने ये इसलिए लिखवाया है बिकॉज हमें एमसीक्यू एग्जाम में देयर कुड बी जनरल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू माइक्रो और मैक्रो, तो इट इज रिलेटेड टू मैक्रो. या माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम, सो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? पार्शियल इक्विलिब्रियम. गॉट इट? समझ में आ गया? मेनी ऑफ यू हैव केप्ट योर वीडियोस ऑफ. काइंडली अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए. यस. चलिए, तो हम यहां पर कंप्लीट करते हैं माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस. चलिए रिवाइज कर लें. सबसे पहले माइक्रो इज रिलेटेड टू, जल्दी से देख लो अपनी कॉपी में. माइक्रो इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल. मैक्रो इज रिलेटेड टू होल कंट्री, होल इकोनॉमी. गॉट इट? फिर माइक्रो को क्या कहते हैं? माइक्रो को बोलते हैं प्राइस थियरी और मैक्रो को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट या नेशनल इनकम थियरी. ठीक है? माइक्रो किसके बारे में होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से वाइजली यूज करो. और मैक्रो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको काम पर लगा दो. गॉट इट? फिर उसके बाद माइक्रो इज अ स्लाइसिंग मेथड एंड मैक्रो इज अ लंपिंग मेथड. स्लाइसिंग क्लियर है सबको? स्लाइसिंग मींस व्हाट? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना. लंप यानी एक साथ इकट्ठा करना. माइक्रो रिलेटेड टू, इसकी माइक्रो के टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई, और मैक्रो के टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. इट इज जनरल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है और यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम. ठीक है? गॉट इट? चलिए, अब किसी को डाउट है वीडियो से रिलेटेड, यानी वीडियो में फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा क्या? क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक एंड नियो क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक. तो क्लासिकल थियोरी में किसी को कोई डाउट? raise hands or you can write in the chat box also अगर आपको कोई डाउट है तो. Okay, nobody's, come on, are you having doubts? Yes or no? Yes or no? बोलो जल्दी. No? सबको सब समझ में आ गया? ओके, वीडियो देखा भी कि नहीं? ऐसे ही देखा? ओके, चलो ठीक है. तो वीडियो में अब हम वीडियो के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. वीडियो में हमने देखा क्लासिकल रिलेटेड टू वेल्थ और नियो क्लासिकल रिलेटेड टू वेल्थ एंड वेलफेयर. तो गिव हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर. रिलेशनशिप बिटवीन wealth and welfare.
relationship between wealth and welfare. Okay, shall we start करें? ओके, किसी को वो डायलॉग याद है अमिताभ बच्चन का? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? किसी को याद है? रेज हैंड. कम ऑन यार, डोंट बी शाय. आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, दो आई एम नॉट अ सिंगर, स्टिल कम ऑन, रेज हैंड. किसी को भी याद नहीं वो डायलॉग? किसी ने नहीं सुना वो डायलॉग? कम ऑन, रेज हैंड इफ यू नो. मुझे भी तो बताओ क्या है वो डायलॉग. यस, तो वेदांशी हैज रेज्ड हैंड. ओके, वेदांशी अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, Vedanshi. No? Okay, no one knows. किसी को नहीं पता? चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ. Nobody knows. किसी ने भी हाथ नहीं ऊंचा किया, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया. चलिए, तो I will tell. Yes, we have Sia. Sia, did you raise hand? Unmute yourself. मैम, नियोक्लासिकल थियरी क्रिटिसिज्म 2. क्रिटिसिज्म 2. ओके, मैं समझा देती हूँ उसे, पर उससे पहले मैं डायलॉग बोल दूं जल्दी से, क्योंकि फिर मैं भी भूल जाऊंगी. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन. वेट. ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास बिल्डिंगें हैं. क्या है? बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है. तुम्हारे पास क्या है? तो द अदर वन सेज मेरे पास, कम ऑन लिपसिंग कर दो, ये तो सबको पता है. मेरे पास माँ है. तो यहाँ पर आते हैं हम वेल्थ के कंसेप्ट पे और वेलफेयर. तो मेरे पास क्या है? बिल्डिंगें हैं, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है. दिस ऑल थिंग्स आर व्हाट? दीज ऑल थिंग्स आर, जल्दी बता दो, वेल्थ. ये सारी चीज किस में आती है? वेल्थ में. और वेलफेयर मतलब क्या? मेरे पास माँ है तो माँ है तो वेलफेयर है? नहीं. वेलफेयर का मतलब है कि मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूं. इसे कहना, इस चीज को कहना क्या कहलाता है? वेलफेयर. तो जल्दी से लिख दीजिए. वेल्थ मींस, लिखिए, वेल्थ मींस स्टॉक ऑफ, वेल्थ मींस स्टॉक ऑफ economic goods, stock of economic goods which give us satisfaction, which give us satisfaction. Which give us satisfaction. Yes. तो what is wealth? Wealth मतलब stock of economic goods. गाड़ी, बंगला, ठीक है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, तो ये सब क्या होता है? wealth. And right, and welfare means state of well-being. And welfare means state of well-being. State of well-being, like happiness, pleasure, like happiness, pleasure, good health, living with family, etc. Living with family, etc. Okay, so wealth, घर, गाड़ी, मकान, पैसा, and welfare is a feeling. welfare कोई चीज नहीं है, welfare कोई tangible goods नहीं है. welfare मतलब state of well-being. यानी किसी के लिए welfare हो सकता है अच्छी health, किसी के लिए welfare हो सकता है family के साथ रहना, किसी के लिए welfare हो सकता है happiness. Okay, got it? समझ में आया? Yes or no? जल्दी बता दो. Yes or no? Okay, next one. Next point, write it. The meaning of wealth is definite. The meaning of wealth is definite.
meaning of wealth is definite. But state of welfare, but state of welfare varies from state of welfare varies from person to person, varies from person to person. ओके क्या मतलब? वेल्थ का मतलब तो एग्जैक्ट है, सेम है, वेल्थ का मतलब कभी चेंज नहीं होता, गॉट इट? पर वेलफेयर हर किसी इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है. मेरे लिए वेल्थ इज गुड हेल्थ, किसी और के लिए वेल्थ हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ रहना, किसी और के साथ वेल्थ, किसी और का के लिए वेल्थ हो सकता है हैप्पीनेस. तो वेल्थ का मतलब क्या हुआ? सेम, एग्जैक्ट, कोई कभी चेंज नहीं होगा. बट वेलफेयर हर किसी के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है. गॉट इट? समझ में आया? तो लिखिए सो, सेम पॉइंट में, सो वेल्थ इज ऑब्जेक्टिव, सो वेल्थ इज ऑब्जेक्टिव, सो wealth is objective and welfare is subjective term, and welfare is subjective term. Okay, what is objective? ऑब्जेक्टिव का मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होगा. वेल्थ सबके लिए एक जैसा समान है, पर वेलफेयर इज सब्जेक्टिव. वेलफेयर इज सब्जेक्टिव मींस वेलफेयर हर किसी के लिए अलग हो सकता है. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, वेल्थ, थर्ड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट. वेल्थ इज अ means, MEANS. Wealth is a means to achieve, wealth is a means to achieve welfare. Wealth is a means to achieve welfare. Okay, अब वेल्थ से ही क्या मिलता है? वेलफेयर मिलता है. ऐसा बोला जाता है कि किसी के पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, तो वो खुश रहेगा. तो वेल्थ है तो वेलफेयर मिलेगा, ऐसा बोला जाता है. तो हम क्या लिखा है हमने? वेल्थ इज अ मीन्स टू अचीव वेलफेयर. अगर वेलफेयर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले वेल्थ. गॉट इट? समझ में आया? इसी के आगे लिखो, इसी में लिखो, if wealth increases, if wealth increases, so we can, if wealth increases, so we can buy more goods and services, so we can buy more goods and services which will give us welfare, which will give us welfare. ओके, क्या बोलते हैं कि वेल्थ अगर बढ़ेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं. अगर हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, इसका मतलब हमारा वेलफेयर भी क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? कम ऑन, लिप सिंग. If wealth increases, so welfare will increase or decrease? I cannot see. Come on. Yes, सो रहे हैं सब. If wealth increases, so welfare also increases. क्यों? क्योंकि अगर wealth बढ़ती है तो we can consume more goods and services. अगर हम ज्यादा goods and services consume करेंगे तो क्या होगा? हमारा standard of living बढ़ेगा. अगर standard of living बढ़ेगा तो हमारा welfare भी बढ़ेगा. Got it? समझ में आया? तो चलिए 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट कौन बताएगा? वेल्थ और वेलफेयर में रिलेशनशिप. यस, और डिफरेंस भी कह सकते हैं. जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ? हु विल टेल? रेज हैंड, अदरवाइज आई विल आस्क.
Come on, raise your hands. Jaldi se. Yes, Yashvi Gandhi. You have not written your branch, beta. Yashvi Gandhi, unmute yourself. Yashvi Gandhi, unmute yourself. Yes, Yashvi. Beta, unmute yourself. Huh. What was the first point? Wealth and welfare. Jaldi bolo, jaldi. Wealth means Economic goods which gives us satisfaction like building, car, house, money, etc. ओके तो ये वेल्थ है, पर अब वेलफेयर कौन बताएगा? यस टीशा, अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम प्रताप नगर. यस, व्हाट इज वेलफेयर? Welfare gives well-being, वेलफेयर गिव्स like happiness, pleasure. ओके, तो हम कह सकते हैं वेलफेयर इज टेंजिबल और इनटेंजिबल. टीशा? Intangible. इंटेंजिबल. यस, वेरी गुड. क्योंकि वेलफेयर दिखता नहीं, वेलफेयर वी कैन नॉट टच, वी कैन फील. गॉट इट? चलिए सेकेंड. और तो वेल्थ इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. यस झील, प्रताप नगर, झील और झील. यस, अनम्यूट योरसेल्फ. यस बेटा, तो वेल्थ इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. देखकर बता दो. सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव. क्यों ऑब्जेक्टिव? क्योंकि वेल्थ सबके लिए, वेल्थ का कंसेप्ट सबके लिए क्या रहता है? बोलो बोलो. वेल्थ सेम रहता है. और वेलफेयर हर किसी के लिए सब्जेक्टिव अलग अलग होता है. अलग अलग होता है. वेरी गुड, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. यस रजस. रजस, यू हैव रेज्ड हैंड. यस मैम, डाउट था. हाँ बोलो. मैम ये जो आपने सेकंड पॉइंट में लिखा है ना, सो वेल्थ इज ऑब्जेक्टिव एंड वेलफेयर इज सब्जेक्टिव टर्म, तो Yes, एक बार एक्सप्लेन कर दो ना. ओके, वेल्थ इज ऑब्जेक्टिव. वेल्थ इज ऑब्जेक्टिव यानी वेल्थ का मीनिंग इज डेफिनेट, यानी वेल्थ का मतलब कभी भी बदलेगा नहीं. वेल्थ सेम ही है. घर, गाड़ी, बंगला, इतने सारे इकोनॉमिक गुड्स रखना, उन्हें कंज्यूम करना क्या कहलाता है? वेल्थ. अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी एसेसरीज, ये सब है वेल्थ. तो ये सबके लिए क्या है? सेम है. वेल्थ का मतलब यही होता है बहुत सारा पैसा, सबके लिए वेल्थ सेम है. पर जब वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर एक सब्जेक्टिव टर्म है. सब्जेक्टिव टर्म मतलब वो हर किसी के साथ वैरी करती है. हर इंसान के लिए वेलफेयर का मतलब अलग हो सकता है. मेरे लिए वेलफेयर यानी मान लीजिए गुड हेल्थ, आपके लिए वेलफेयर कुछ और हो सकता है. ठीक है, समझ में आया? आपके लिए वेलफेयर हो सकता है लिविंग विथ योर फैमिली. तो वेल्थ हमेशा सेम रहती है. इसका मतलब इज स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक गुड्स. ठीक है, पर वेलफेयर का मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता रहता है. गॉट इट? समझ में आया? कोई डाउट? यस मैम. ओके, यस. तो कंसेप्ट इज क्लियर. देन व्हाट वी स्टडीड नेक्स्ट क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था? हु विल टेल? हु विल टेल थर्ड पॉइंट? यस रोहित. रोहित, सी ही इज. यस रोहित, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल. थर्ड लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था? वेल्थ और वेलफेयर. Wealth means to achieve the welfare. हाँ, वेल्थ इज अ मींस टू अचीव वेलफेयर. कैसे वेल्थ से हमें वेलफेयर मिलेगा? वेल्थ होगी तभी हम घर, बंगला, गाड़ी सब अचीव कर पाएंगे. वेरी गुड. तो वेल्थ है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा. यस, तो आज हम 3 पॉइंट्स पर ही रेस्ट्रिक्ट रहते हैं. और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे, पर पहले हम डाउट सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो यस, कम ऑन, रेज हैंड वंस अगेन. जिसे डाउट था प्लीज रेज योर हैंड. नियो क्लासिकल थियरी में किसी को डाउट था? प्लीज रेज योर हैंड्स. यस, कृति फ्रॉम सुभानपुरा. मैम, नियो क्लासिकल थियरी में क्रिटिसिज्म है ना, वो लास्ट थर्ड पॉइंट वो समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, कैन यू से क्या क्रिटिसिज्म था? Yes, ma'am. It ignores the concept of scarcity of resources. ओके, ठीक है. देखिए, ये जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल थियरीज है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे वेल्थ को एक्वायर करेंगे, यानी कैसे हमारे पास पैसा आएगा. याद है पैसे की बारिश हो रही थी एक उसमें, तो कैसे पैसा आता है और कैसे हम उस पैसे को सेव करते हैं
और कैसे हम उस पैसे को खर्च करते हैं, ठीक है। पर इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसे पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया है इन दो लोगों ने, जैसे कौन थे, एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल। इन दोनों ने ही स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की कहीं बात ही नहीं की। समझ में आया, क्लियर है। तो ये दोनों सिर्फ वेल्थ, पैसे के बारे में बात करते थे, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा खर्च होगा और कैसे उस पैसे से वेलफेयर होगा, पर कहीं पर भी इन्होंने रिसोर्सेज की बात, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात नहीं की। गॉट इट, समझ में आया। चलिए, तो एनीवन एल्स हैविंग डाउट? यस, सिया, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम क्रिटिसिज्म 2। हाँ, पढ़ दो अगर लिखा है। हैव यू नहीं रिटन? लिखा, मुझे पता ही नहीं चला इसलिए नहीं लिखा मैंने। ओके ओके, ठीक है। तो यस, कृति फ्रॉम सुभानपुरा, यस, हैव यू रिटन? Yes, ma'am. हाँ, पढ़ दीजिए। सेकंड क्रिटिसिज्म, This theory states that wealth always bring welfare, but wealth increase the consumption of wine, cigarette, which do not promote welfare. ओके। तो अब इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कल मैं यही पढ़ाने वाली हूँ। आज हमने लास्ट पॉइंट जो वेल्थ और वेलफेयर में पढ़ा वो ये है कि वेल्थ से ही वेलफेयर मिलता है, ठीक है। पर इसके आगे देयर इज अ बिग बट, BUT, कि हमेशा जरूरी नहीं है कि वेल्थ हो तो वेलफेयर भी हो, क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि पीपल मूव टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ हजार्डियस गुड्स। लोग क्या, जिनके पास बहुत पैसा है उनको देखा गया है कि वो सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, वाइन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे वेल्थ तो है पर वेलफेयर नहीं है। समझ में आया। तो जरूरी नहीं है हमेशा कि वेल्थ हो तो वेलफेयर भी होगा, क्योंकि अगर लोगों के पास बहुत पैसा होगा तो वो उन्हें गलत चीजों में भी खर्च कर सकते हैं, जिससे वेलफेयर नहीं होगा। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? यस या एनी डाउट? नो मैम। समझ में आ गया। वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल टुमारो। हम कल यहीं से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। यस, धवल, एनी डाउट बेटा? Ma'am, classical theory criticism, it ignores the intangible services like knowledge and skills of doctor and teacher. ओके, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि वेल्थ को सिर्फ गुड्स और है ना मटेरियल थिंग्स में बताया गया है। पर मान लीजिए आई एम अ टीचर, राइट, तो मेरी स्किल्स मेरे लिए क्या है, मेरे लिए असेट है। असेट है मींस वो मेरे लिए वेल्थ है। डॉक्टर है, डॉक्टर की डिग्री उसके लिए क्या है, वेल्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ है ना टेंजिबल गुड्स के बारे में ही बोला है कि वेल्थ यानी घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, पर जरूरी नहीं है। लोगों के लिए हो सकता है कि वेल्थ को इनटेंजिबल भी हो सकता है। जैसे मैं, आई एम अ टीचर, सो माई स्किल्स आर वेल्थ फॉर मी। डॉक्टर है, डॉक्टर की स्किल्स, डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर की एजुकेशन इज अ वेल्थ फॉर हिम, ठीक है। समझ में आई बात? यस, एनीवन एल्स? यस, खुशबू। यस खुशबू, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो बेटा। नियो क्लासिकल थियरी में पॉइंट 3 वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन एंड गिव्स आउट कंक्लूजन दैट वेल्थ इज द मींस टू अचीव मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर मींस मटेरियल वेलफेयर, यस, मटेरियल, जैसे देखिए वेलफेयर इज अ फीलिंग, ठीक है। अब मटेरियल वेलफेयर यानी हमने क्या मान लिया है कि वेलफेयर तभी होगा जब हमारे पास ऐसी मटेरियलिस्टिक गुड्स होंगी। जब हमारे पास बड़ा घर होगा तो ही हमारा वेलफेयर होगा। जब हमारे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, बहुत पैसे हैं बैंक में, तो ही हमारा वेलफेयर होगा। तो वेलफेयर इज एक्चुअली फीलिंग। पर यहाँ पर वेलफेयर को किसके टर्म्स में बता दिया है कि वेलफेयर तभी होगा जब आपके पास बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, बहुत अच्छे कपड़े हो, बहुत अच्छी जगह आप घूमने जा रहे हो। तो मटेरियल चीजों को ही क्या मान लिया है कि मटेरियल चीज होंगी तो ही आपके पास क्या होगा, वेलफेयर। गॉट इट? वेलफेयर एक्चुअली फीलिंग है। पर इस थियरी का सबसे बड़ा नेगेटिव चीज ही यही है, डिसएडवांटेज ही यही है कि यहाँ पर वेलफेयर को किसके टर्म्स में ले लिया है, मटेरियल के टर्म्स में ले लिया है, जबकि वेलफेयर इज नॉट मटेरियल, वेलफेयर इज जस्ट अ फीलिंग। Got it? Okay, anyone else having doubt? Raise hands if you're having doubt in the video.
सो नो वन इज हैविंग डाउट. चलिए अब मैं बता देती हूँ जो नेक्स्ट वीडियो यानी आज का वीडियो जो आप देखेंगे वो होगा दूसरी 2 थ्योरीज पर, जो कि एक रॉबिन की थ्योरी है, लियोनेल रॉबिन की थ्योरी, और दूसरी है लास्ट थ्योरी दैट इज दी सैमुएल्सन्स ग्रोथ थ्योरी. तो जो 2 थ्योरीज, नेक्स्ट 2 थ्योरीज आपको अगले वीडियो में मिलेंगी. ठीक है, आपको वही करना है, आपको वीडियोस देखना है और नोट्स बनाना है. ठीक है, समझ में आया? ओके, ये जो 2 थ्योरीज होंगी ये है अपडेटेड वर्जन ऑफ लास्ट 2 थ्योरीज. यानी जो रॉबिन की 3rd थ्योरी आएगी वो पिछली थ्योरी से ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन की होगी, और फिर जो सैमुएल्सन की थ्योरी है वो रॉबिन की थ्योरी से भी बहुत अच्छी होगी. ठीक है, तो ये 2 थ्योरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी. यू हैव टू मेक द नोट्स एंड देन टुमारो आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस आल्सो. गॉट इट? चलिए, सो वी वाइंड अप द सेशन. थैंक यू फॉर झेलो फाइन, इतनी देर झेल लिया. ठीक है, ओके, सो विल मीट टुमारो. ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, unmute yourself. તો કર્યું તો છે. બાય મેમ. Bye beta. Bye. Have a good day. Bye. 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 Bye.